बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र एवं छात्राओं का हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आप लोगों की आधुनिक हिंदी काव्य की क्लास लेने जा रही हूँ। इससे पहले की कक्षाओं में आपको मैंने आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में बताया था। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के बारे में भी आपसे चर्चाएं हुई थी। और बच्चों, आज आप लोगों का जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस आधुनिक हिंदी काव्य का है, उसके पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के विषय में मैं आपको बताऊंगी और उनकी कृति प्रिय प्रवास जो कि हमारे टेक्स्ट में लगी हुई है उसके भी बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिय प्रवास में से आपको व्याख्या भी पूछी जा सकती है, प्रिय प्रवास में से आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इनका जो ये जो कोर्स है आपका, इसके जो पहले कवि हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने खड़ी बोली हिंदी की में काव्य रचनाएं की और इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, जिसको महाकाव्य का दर्जा हासिल है, ये जो कि आपके टेक्स्ट में लगी हुई है, इसको खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकाव्य के रूप में ये प्रचारित है। छात्र और छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध खड़ी बोली के पहले महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका साहित्यिक जीवन अगर देखा जाए तो वह तीनों युगों में फैला हुआ है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। पहले वे ब्रज भाषा में कविता करते थे। उनकी ब्रज भाषा की कविताओं पर भारतेंदु युग की छाप आपको दिखाई दे जाएगी और स्पष्ट प्रभाव है। द्विवेदी युग में वे खड़ी बोली की ओर प्रस्थान करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रभाव भी उन पर बहुत ज़्यादा रहा। उनकी वाक्य विन्यास में भी कई बार आप देखेंगे समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की जो बात है, उस समय के दौर की बड़ी प्रमुख बात थी। सभी रचनाओं में इस तरह की चर्चाएं होती थी, राष्ट्र प्रेम की बात होती थी। तो इनकी जो कविताएं हैं उनमें राष्ट्र प्रेम और इस तरह की चर्चाएं आपको सामान्य रूप से दिखाई दे जाएंगी। खड़ी बोली में इन्होंने प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा और ये मतलब बिल्कुल नई काव्य शैली थी उस समय के हिसाब से, और उसका सूत्रपात ये करते हैं। और इनके महाकाव्य में हरिऔंध जी ने कृष्ण और राधा के चरित्रों के पौराणिक चरित्र को उठाया है, लेकिन उस आख्यान को बहुत ही नए रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ कृष्ण और राधा मतलब ऐसे यहाँ प्रेमी के रूप में नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो कृष्ण और राधा हैं वो बिल्कुल मतलब सामाजिक सेवा में या समाज की सेवा में संलग्न पात्र हैं। पौराणिक घटनाओं को बिल्कुल नए तरीके से दिखाते हैं। मतलब कृष्ण जैसे गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की जो घटना है, इसका पौराणिक महत्व दूसरा है, लेकिन हरिऔंध इसको नए स्वरूप में दिखाते हैं। इसमें वो एक रक्षा के हेतु इस चीज़ को दिखाया है। और इन्होंने इसके अलावा प्रिय प्रवास के अलावा वैसे काफ़ी और चीज़ें, उपन्यास और आलोचना साहित्य भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने काव्य में भाषा और शैली के विभिन्न प्रयोग हरिऔंध जी को काफ़ी प्रसिद्ध बनाते हैं। खड़ी बोली को संस्कृत के वर्ण वृत्तों में समेटने के साथ साथ उन्होंने हिंदी के में मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया है। एक और वे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर चुभते चौपदे और चोखे चौपदे में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके हिंदी की अभिव्यक्ति को एक नई क्षमताओं से अभिभूत कर देते हैं। और संस्कृत की ओर, हालांकि जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी उस समय फारसी और उर्दू का भी बड़ा प्रचलन था, तो फारसी और उर्दू का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये शुद्धता और परिनिष्ठित काव्य शैली की तरफ गए और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया। इनकी रचनाओं में नैतिकता और उपदेशात्मकता का स्वर बहुत ही प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्य प्रसून, कल्पलता, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे इनके बहुत ही प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगी प्रिय प्रवास के बारे में। जैसा कि प्रिय प्रवास आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा, प्रिय मीन्स आपके कोई भी प्रिय, उनका
प्रवास। इसमें जो कथा का जो मूल केंद्र है, कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात राधा के मन में जिस जिस प्रकार के विचार आते हैं, उन विचारों को इसमें संकलित किया गया है। इस कृति को खड़ी बोली की प्रथम महत्वपूर्ण प्रबंध सृष्टि होने का गौरव प्राप्त है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसका प्रकाशन 1914 के में ही हुआ था, 1914 के आसपास हुआ। हिंदी साहित्य कुटीर बनारस से इसके कई सारे संस्करण भी निकले थे। इनकी जो रचना है, इसमें कृष्ण का जो कि मथुरा गमन के पश्चात ब्रजवासियों की जो विरह व्यथा है, उसके मन भावों को बहुत ही मार्मिक भी के साथ साथ बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से चित्रित किया गया है। इनकी रचना में कोमल कांत तथा समस्त पदावली से सुशोभित संस्कृत के वर्णवृतों में हुई है। रामचंद्र शुक्ल तथा कुछ अन्य समीक्षक हरिओंत की इस कृति को किसी समुचित कथानक के अभाव में प्रबंध काव्यों के अवयवों से अपूर्व मानते। बहुत सारे लोग इनको प्रबंध काव्य नहीं मानते, क्योंकि इसमें जीवन के एक ही पक्ष को दिया गया है। वैसी उसमें व्यापकता तो नहीं है, लेकिन सोच की जो एक विराटता है, ये इस काव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि इसमें जो एक कहानी या कंटेंट, जो कथा वाला पार्ट है, वो कथा वाला हिस्सा थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है कि कृष्ण कथा को एक आधुनिक कलेवर के रूप में ये दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नायक कृष्ण हो और राधा हो, ये विश्व कल्याण की भावना इनके यहाँ पर ज़्यादा और शुद्ध मानवतावाद को परिनिष्ठित करते हुए दिखाई देते हैं। प्रिय प्रवास की रचना का उद्देश्य खड़ी बोली में महाकाव्य के अभाव की पूर्ति करके यह दिखाना भी था कि इस भाषा में भी महाकाव्य को रचा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिओंत ने कृष्ण कथा को नए मूल्यों के सांचों में ढालने का प्रयास किया। कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को बुद्धि संगत तथा विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा भी इनके यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे गोवर्धन धरण की घटना को इन्होंने दिखाया। कृष्ण यहाँ पर इंद्र के कोप से लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें कृष्ण को केवल राधा से प्रेम करते हुए नहीं दिखाया, इसमें नवधा भक्ति की एक लोकपरक व्याख्या भी की गई है। इसमें कृष्ण को जननायक का रूप दिया गया है। तत्कालीन राजनीतिक दबाव तथा सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव इस कृति में खुलकर दिखाई देता है। प्रिय प्रवास में संस्कृत के अनेक छंदों का व्यवहार किया गया है, जो कि लगता है कि कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी प्रभाव इसमें दिखाई देता है, क्योंकि इनकी भाषा हर जगह तत्सम बहुल ज़्यादा इनकी भाषा दिखाई देती है। अब मैं प्रिय प्रवास के जो कुछ एक विषय के बारे में बताऊंगी। जो हमारे पास टेक्स्ट है, हमारे यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंत का जो प्रिय प्रवास है, इसके 6ठा सर्ग आपके कोर्स में लगा हुआ है। पूरा का पूरा सर्ग है मंदा क्रांता छंद में दिया हुआ है। और इसमें जो पूरा का जैसे आपका शुरू ही होता है, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती। देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आंखों को थी राधिका, यहाँ पर बिल्कुल सजल मीन्स वो रो रही है, लेकिन अपने आप को उन्मना दिखाती है। उन्मना का मतलब, उन्मनी बेसिकली एक भाव होता है जो कि सन्यासियों के यहाँ दिखाई जाता है। उन्मनी एक साधना का भी एक शैली है, जहाँ पर जीवन से किसी भी प्रकार का राग और द्वेष जहाँ खत्म हो जाए, वो उन्मनी भाव होता है। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी प्रबल परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। ये पूरे के पूरे सर्ग में राधिका की विरह वर्णन को यहाँ पर दिखाया जाता है। और सबसे मतलब विशेष बात यह है यहाँ पर राधिका की विरह व्यथा से बजाय कि राधिका के विरह के लोक पक्ष को ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे ये बड़ी पुरानी परंपरा रही है, पवन को एक संदेश वाहक बनाकर ही अपनी मतलब जितने भी विरही हृदय हैं वो अपनी बात को प्रस्तुत करते रहे हैं। कालिदास के समय से लेकर उनके मेघदूत से लेकर मेघ को या पवन को या प्राकृतिक उपादानों को हम लोग एक आश्रय के रूप में लेते हैं, कई बार उनको संदेश हम लोग देते हैं। यहाँ संदेश का भाव तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे प्रसंग आता है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा मुखित करना तप्त भूतांगना को। कि यहाँ पर
ये वायु को आदेश दे रही है कि कुछ ही रास्ते में तुझे कोई दुखी या कैसा कोई व्यक्ति दिखाए तो सबसे पहले उनको तुम शांति पहुंचाना, उन्हें आराम देने का प्रयास करना। ये इनका जो पूरा भाव है वो इसमें यही है। और आपके इसमें पूरा केवल छठे सर्ग में मंदाक्रांता छंद का छठा सर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके अंतिम एक दो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोग अपने टेक्स्ट में से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई समस्या हो टेक्स्ट में तो आप व्हाट्सएप पर, जिस दिन आपका व्हाट्सएप खोला जाएगा उस दिन आप इसको आप प्रश्न रख सकते हैं। इसके जो अंतिम पद है, भ्रांता होके परम दुख और भूरी उद्गिणता से लेके पापरात मृदु पवन को या सखी आदिकों को यों ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थी चलित करती वर्धिता थी व्यथाएं। कि राधा बार बार अपने जन कल्याण की बात भी करती है और इस प्रकार पवन से विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें करके अपनी उद्गिणता को बढ़ाती रहती है और उसको मतलब एक तरीके से उसकी उद्गिणता बढ़ती भी है और इसी तरह से अपने समय को व्यतीत कर रही है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब मैं अगली क्लास में मैथिली शरण गुप्त का परिचय दूंगी और मैथिली शरण गुप्त का जो टेक्स्ट आपकी किताब में लगा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त, आपको पता होना चाहिए कि साकेत के रचनाकार भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती से आपको पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के पहले राष्ट्रकवि होने का गौरव भी दिया गया है। तो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त पर और उनकी कृतियों पर। धन्यवाद छात्रों।